हेलो स्टूडेंट्स, आई होप द डे इज ट्रीटिंग यू वेल। माय नेम इज आयुषी एंड आज हम क्लास 11th की यूनिट 3 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको आप हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो इसके अंदर चैप्टर आता है आपका स्ट्रेट लाइन, जिसको आप हिंदी में कहेंगे सरल रेखा। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारे चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन, जिसको आप कहते हैं सरल रेखाएं। आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर था, उसमें आपने कुछ बेसिक नॉलेज सीखी थी ज्योमेट्री की। इट मीन्स यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम उसी का एक्सटेंशन पढ़ेंगे। जो भी आपने ज्योमेट्री में छोटी छोटी चीजें सीखी थी, यहाँ पर हम और चीजें उसी से रिलेटेड सीखेंगे। उन्हीं की हेल्प से यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूलेज ऐसे दिखेंगे जो यहाँ पर आपके लिए न्यू होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला था वो क्या है, और साथ ही हम कहते हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की, कि हमारे पास अगर कोई प्लेन है, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और इसके अंदर मुझे किसी पॉइंट को शो करना है, तो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि लेट अस सपोज एक पॉइंट है P, और इस P की मुझे पोजीशन बतानी है। तो कैसे बताते थे, हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम उसके कोऑर्डिनेट से बताते हैं। जैसे कि इस पॉइंट की हो सकती है लेट अस सपोज एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई। इसका मतलब क्या है कि हमने एक्स एक्सिस पे कितना चला, एक्स चला, और वाई एक्सिस पे वाई। तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए मुझे चाहिए होते हैं कोऑर्डिनेट। और हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में ही सारी बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक्स वाई ना होकर हमारे पास होते 2 और 3, तो x की वैल्यू क्या होती 2 और y की 3। तो हमें x एक्सिस पे कितना चलना है 2, तो हम लिखेंगे 1 2 3, और y एक्सिस पे भी हमें 1 2 3 पॉइंट्स मिलते हैं। अब हमें x एक्सिस पे सिर्फ 2 तक चलना है, तो हम चले 2 तक, और y एक्सिस पे कितना चलना है 3 तक। तो ये जहां पर भी पॉइंट आपको मिलता है वही कहलाएगा आपका 2 3 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट। क्लियर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस चैप्टर के अंदर हम जो भी बात करेंगे वो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होगी, कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में होगी। दूसरी बात आती है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हों, जैसे कि हमारे पास एक प्लेन है और इसके अंदर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। लेट अस सपोज कि P एंड Q ये पॉइंट्स हैं, और इनके अंदर क्या होंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, एंड सिमिलरली Q के पॉइंट्स होंगे x2 y2। यहाँ पर P और Q के हमने कोऑर्डिनेट्स सिलेक्ट कर लिए कि हमारे पास P के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 एंड Q के पॉइंट्स हैं x2 y2। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट से एक लाइन बन रही है, इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो आपने पढ़ा था दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कैसे फाइंड करते थे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। मतलब कि हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला था क्या था, वो याद कीजिए कि हमने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि अगर मुझे पॉइंट्स पी क्यू के बीच की लेंथ बतानी है, डिस्टेंस बताना है, तो कैसे करते हैं, अंडर रूट, हमारे पास पॉइंट्स क्या है x1 y1 एंड x2 y2, तो इसी की हेल्प लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। ये आपको याद होगा कि PQ जो है वो डिस्टेंस शो कर रहा है P और Q पॉइंट्स के बीच में, और इसका फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो हमने यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके छोटे छोटे टर्म्स में ये यूज होता है। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूला तो आ गया, इसके बाद हम कह रहे हैं कि हमारे पास इसका जो ओरिजिन पॉइंट था कि फॉर्मूला आया कहां से था, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे आया था ये फॉर्मूला। वैसे आपने 10th क्लास में किया हुआ है, बट इट्स ओके, हम एक बार और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्लेन है, सिमिलरली
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और दो पॉइंट्स हैं, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। अगर ये पॉइंट हमने कंसीडर किए हैं तो इनके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो हम मान लेते हैं इसके हैं x1 y1 और इसके हैं x2 y2। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास PQ तो है, वो तो था ही, बट यहाँ पर ड्राइव करने के लिए अगर इसे x एक्सिस से मिलाएं इन दोनों पॉइंट्स को, तो हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ से ये जो 0 0 पॉइंट्स हैं, ओरिजिन से P पॉइंट तक के लिए जो हमारी लेंथ है वो है x1 और जो हमारी Q तक की लेंथ है, ये वाला जो पॉइंट है ये है x2। क्लियर? तो हमारी x1 लेंथ क्या है, ओरिजिन से P वाले पॉइंट तक, और x2 लेंथ क्या है, Q वाले पॉइंट तक। क्लियर? अब हम इधर इस तरीके से देखिए, अगर हम y एक्सिस से इन पॉइंट्स को टच करते हैं तो हमें दो पॉइंट्स मिलते हैं, और इन पॉइंट्स की हम लेंथ अगर कंसीडर करें तो ओरिजिन से ये होगी y1 और ये वाली जो लेंथ है ये है y2। क्लियर? यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। अब हमें कहना है कि हमारे पास जो पाइथागोरस प्रमेय थी वो क्या कहती है कि PQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको यहां पर टच कर लेते हैं और R पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, अब हम कहते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि PQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है और PQ अगर मुझे फाइंड करना है तो कैसे करते हैं, QR का होल स्क्वायर प्लस PR का होल स्क्वायर। ये सब जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि PQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू QR का होल स्क्वायर प्लस PR का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो PR और QR क्या वैल्यूज दे रहे हैं, सबसे पहले बात करें अगर QR, तो QR कैसे फाइंड करेंगे, भाई हमारे पास ओरिजिन से लेके और Q तक के पॉइंट की लेंथ है y2 और हमारे पास R तक की लेंथ है y1, बट हमारे पास Q और R की लेंथ नहीं है, बट हम निकाल सकते हैं। कैसे कि हमारे पास y2 माइनस y1 करने पर हमें क्या मिलती है, QR, और अगर हमें चाहिए होल स्क्वायर तो हम यहाँ पर लगाएंगे होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे। इसी तरीके से PR की आपको लेंथ फाइंड करनी है, तो PR की लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास एग्जैक्टली नहीं है, हमारे पास है ओरिजिन से P तक और ओरिजिन से R तक। अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, PR। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x2 माइनस x1 और हमें चाहिए होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगाएंगे। क्लियर? अब हमारे पास जो PQ का होल स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो चेंज कर देंगे ऑर्डर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। PQ का होल स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट चढ़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यही हम फॉर्मूला यूज करते हैं बार बार, राइट? तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कहां से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब आपने ये तो देखा कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसे ड्राइव होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास P जो कोऑर्डिनेट्स रखता है वो है 2 and 2 और साथ ही जो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 4 and 6। P के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स भी हैं, इन दोनों से कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए PQ। तो PQ के लिए हमें यूज करनी पड़ेगा अपना डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो डिस्टेंस फॉर्मूले, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, PQ इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर हमें x2 और x1 ये मानने पड़ेंगे, ये क्या माने x1 और इसको क्या मान लेते हैं x2, सिमिलरली इसको y1 और इसको y2। तो हम कहेंगे PQ इक्वल्स टू हो जाता है x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 क्या होगा 2 का होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे y2 माइनस y1 के अकॉर्डिंग 6 माइनस 2 4 का होल स्क्वायर। तो आपके पास वैल्यू आ गई 4 प्लस 16 एंड 16 प्लस 4 क्या होता है 24
और आप जानते हैं अगर हम 20 का अंडर रूट ओपन करेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू 2√5 और यही होगा आपका आंसर। तो कितनी इजीली हमने बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला अपनी डिस्टेंस को फाइंड किया। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका कि अगर हमारे पास विभाजक बिंदु आते हैं, क्या होते हैं विभाजक बिंदु? सबसे पहले ये समझिए, ये जो विभाजक बिंदु है इसका मतलब है कि हमारे पास जो सेक्शन पॉइंट्स है, कोई भी लाइन है और लाइन को अगर कोई थर्ड पॉइंट आके, कोई भी पॉइंट आके उसे इंटरसेक्ट करे, मतलब कि जैसे कि हमारे पास एक लाइन है, इसके पास ऑलरेडी 2 पॉइंट्स थे, मान लेते हैं P और Q पॉइंट्स थे। अगर कोई थर्ड पॉइंट आता है और वो इन दोनों इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2। क्या आपको इसके कोऑर्डिनेट्स पता है कि हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये जो न्यू पॉइंट आया है, ये पॉइंट हमारी इस लाइन को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो यहीं पर हम ये यूज करते हैं विभाजक बिंदु। ये आपके 2 तरीके के होते हैं, एक है अंतः विभाजन और दूसरा आप पढ़ते हैं बाह्य विभाजन। यहाँ पर अगर बात करें अंतः विभाजन की, तो अंतः विभाजन वो पॉइंट होता है जो कि हमें इस लाइन को इंटीरियर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, मतलब कि यहाँ पर जो 2 पार्ट्स हमें मिलेंगे वो पॉइंट बीच में आके बैठ जाए। अब हमें ये तो पता नहीं है इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट x और y होंगे, सिंपली x और y मानिए। तो यहाँ पर हम डिनोट करते हैं x और y के कोऑर्डिनेट्स के लिए एक फॉर्मूला जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन इनको इंटरसेक्ट करिए तो हम कह रहे हैं m/n में कर रही है। अगर m/n में कर रही है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये मिड पॉइंट में आके है, r पॉइंट मिड पॉइंट है या फिर कोई और पॉइंट, तो हमने नॉर्मली क्या लिया है m/n। अगर m/n है तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। क्लियर? ये पॉइंट आपको मिलेगा x के लिए। अगर आपको y फाइंड करना है तो आप कहेंगे m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये पॉइंट्स क्या होंगे? ये पॉइंट होंगे x और y को फाइंड करने के लिए। मतलब कि हमने बेसिकली सिर्फ इतनी बात बोली है कि हमारे पास एक लाइन थी, अगर कोई पॉइंट हमें हमारा m/n में इस लाइन को डिवाइड करता है तो हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स इन पॉइंट्स के थ्रू मिलेंगे। हमें m और n गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर, हमें पुट करने हैं, x2 और x1 भी हमें गिवन होगा, y2 एंड y1 भी गिवन होगा। पॉइंट्स आप पुट करेंगे एंड आपका आंसर आएगा। क्लियर? अब हम बात करें बाह्य विभाजन की, तो अगर हम बाह्य विभाजन की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम अलग होगा आपके लिए। हमारे पास लाइन वही रहेगी कि हमारे पास एक लाइन है जिसके पॉइंट्स P Q हमने कंसीडर किए, बट यहाँ पर आपका क्या होगा कि हमारे पास एक बाह्य बिंदु होगा जो इस लाइन को m/n में डिवाइड करेगा। क्लियर? तो जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास ये पॉइंट R है और m/n में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर हमने रेशो के अकॉर्डिंग लिख लिया। ठीक है? अब हमारे पास सिमिलरली पॉइंट्स हैं, यहाँ पर x1 y1 होंगे, आपके यहाँ पर x2 y2 होंगे और यहाँ पर x और y होंगे। इसमें बहुत सिंपली है, बस आपको ये याद है तो आपका ये वाला फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। जैसे कि अगर मुझे x और y इसके लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो मैं क्या करूंगी कि मेरा जो फॉर्मूला था ये प्लस में था, इसमें ही आपको माइनस लगाना है, जैसे कि mx2 माइनस nx1 बाय m माइनस n कोमा y के लिए क्या होगा कोऑर्डिनेट m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ये बात आपको क्लियर होगी।
अब हमने दोनों के लिए पॉइंट्स निकालिए। अगर हमें बाह्य विभाजन के लिए पॉइंट्स चाहिए तो हमारे पास है, अगर हमें अंत्य विभाजन के लिए चाहिए तो भी हमारे पास है, और इन दोनों की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, सेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, तो आपके पास ये सेक्शन फॉर्मूला आ चुका है अंत्य विभाजन के लिए भी और बाह्य विभाजन के लिए। अब हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्पेशल केस बनता है। एक स्पेशल केस क्या, कि अगर हमारे पास ये लाइन थी और इस लाइन में अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट पर आके आता है, अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट पर आता है जिसके कोऑर्डिनेट x एंड y हैं, और आपके ये जो पॉइंट्स हैं p q, इनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और आपके q के x2 y2। अब हमने ये कहा कि ये जो लाइन है वो मिड पॉइंट से हमारी टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट पर होता है तो क्या होता है कि हमारा जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल, बिकॉज यहाँ पर जो m रेशियो n था वो अब क्या हो गया, 1:1 में डिवाइड हो गया, बिकॉज इक्वली हमारा इंटरसेक्ट हुआ है। इट मीन्स हमारे पास जो m रेशियो n आया वो आपके लिए 1:1 हो गया, इक्वल हमारे पास रेशियोज आए हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है इसमें पुट करने पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर जो r पॉइंट माना है x और y कोऑर्डिनेट के लिए वो कैसे फाइंड होगा, हम कहेंगे m की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी 1 है, तो इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कीजिए तो क्या आएगा, x2 प्लस x1/2 प्लस, बिकॉज m प्लस n 1 + 1 2, और इसी तरीके से आपके y के लिए क्या होगा, y के लिए होगा y2 + y1/2। क्लियर, ये स्पेशल केस था कि अगर हमारे जो रेशियो है वो 1:1 हो जाए तो आपके लिए क्या होगा, x2 + x1/2 y2 + y1/2, और इससे आप फाइंड कर सकते हैं अपने उसके कोऑर्डिनेट्स। क्लियर, अब हमने इतनी बात कर ली कि सेक्शन फॉर्मूला भी समझ में आ गया और डिस्टेंस फॉर्मूला भी समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि हमारे पास अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए हिंदी में इसे क्या कहते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां पर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके शीर्ष क्या है, ए बी सी, इनके कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे। लेट अस सपोज कि ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके पास साइड्स हैं ए बी, ए सी एंड बी सी। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जिसके थ्रू आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा, दैट इज 1/2 मॉडुलस x1 ब्रैकेट x2, जिस तरीके से मैं क्रिएट कर रही हूं इस तरीके से आपको याद रखना है, x3 ब्रैकेट मॉडुलस 1। यहां पर क्या होगा, देखिए x1 x2 x3 हमने अरेंज कर दिए, इट मींस हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म थी x1 x2 x3 ये अरेंज हो गया। अब काम है y को अरेंज करना, तो हम लिखेंगे x1 के 1 के बाद क्या आता है 2, तो y को 2 से स्टार्ट करना है, y2 माइनस y3, इसी तरीके से 3 हो गया तो y3 माइनस y1 एंड अगेन y1 माइनस y2। क्या किया है, x1 x2 x3 को अरेंज किया, फिर हमें y को अरेंज करना है तो 1 के बाद आता है 2, तो हमने लिखा y2 माइनस y3, और यहाँ पर 2 तो यहाँ से करेंगे 3 से स्टार्ट, y3 माइनस y1, अगेन 3 आया तो y1 माइनस y2। मॉडुलस में इसलिए लिखा है बिकॉज जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो ऑलवेज होता है पॉजिटिव, तो इसलिए आपको इस फॉर्मूले के लिए जो भी वैल्यू मिलेंगी वो ऑलवेज पॉजिटिव मिलेंगी। क्लियर, अब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे जो पॉइंट्स है P और Q, P मान लेते हैं x1 y1 है और Q है x2 y2, और आपको कंडीशन दी जाती है। कंडीशन क्या है, कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन कि PQ
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए यहाँ पर हमने कहा जो P है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। इट मींस क्या हुआ कि हमारे पास ये जो लाइन है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस की। अगर ये पैरेलल है तो कोई एंगल नहीं बना रही है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है, बट यहाँ तक तो हमारा y1 बराबर y2 है। एक कांस्टेंट यूनिट हम चल रहे हैं y पर। इस वजह से हमारे पास जो P इज पैरेलल टू x एक्सिस आने पर इस केस के लिए y2 इक्वल्स टू y1 होगा। यहां से हमने क्या किया कि हमारे पास अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम कहेंगे कि इसमें हमारा PQ होगा अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहां से हमने क्या कहा कि हमारी कंडीशन है y2 माइनस y1, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड PQ की वैल्यू आ गई आपके पास PQ स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड PQ इक्वल्स टू x2 माइनस x1। क्लियर? ये एक स्पेशल केस था कि अगर आपके पास P है और Q है और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया गया है कि P इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या PQ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम कहेंगे PQ जो डिस्टेंस देगा वो x2 माइनस x1 देगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास आ जाता कि PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए y एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि हमारे पास जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है। अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पर हमें y1 मिलेगा, यहाँ पर हमें y2 मिलेगा, बट यहाँ पर हम कितना चलेंगे x1 इक्वल्स टू x2, मतलब कि हम सिर्फ x डिस्टेंस चलेंगे, या फिर x1 लिख लीजिए या x2। तो हमारे पास जो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर अगर कंडीशन सेटिस्फाई करें कि x2 इक्वल्स टू x1 है तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 0, बिकॉज x माइनस x लिख लीजिए या x2 माइनस x2 लिख लीजिए तो आपके पास हो जाएगी वैल्यू 0। इट मीन्स आपके पास PQ इक्वल्स टू y2 माइनस y1 वैल्यू होगी। तो ये दो केस आपको याद रखने कि अगर आपके पास x एक्सिस के पैरेलल हो जाए या फिर y एक्सिस के पैरेलल हो तो आपकी जो लेंथ होगी वो भी चेंज होगी। क्लियर? अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल है इसके अंदर हेडिंग बनाते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगा वो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल हो। अगर हमें फाइंड करना हो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, इट मींस त्रिभुज का केंद्रक, तो क्या करेंगे? देखिए त्रिभुज का केंद्रक का सबसे पहले डायग्राम सीखिए कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल के लिए हमारे पास पॉइंट्स हैं A B C और ये साइड्स हैं AB AC एंड BC। अगर हम कहें कि एक माध्यिका BC पर जाती है तो यहाँ पर एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी, G पॉइंट मान लेते हैं। अब ये G हमारा क्या कहलाएगा? त्रिभुज का केंद्रक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो माध्यिका थी जिसे आप मीडियन बोलते हैं, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? हमारी BC साइड पर, BC भुजा पर। अगर ये BC पर परपेंडिकुलर है इट मींस यहाँ पर ये G पॉइंट है इस केंद्रक को ये क्रॉस करके जा रही है। इसके ही हमें क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं कि केंद्रक के बिंदु क्या हैं। इससे पहले कि हमारे पास A के क्या है, x1 y1 है, सिमिलरली x2 y2 और C पॉइंट्स के आपके कोऑर्डिनेट x3 y3। मान लेते हैं जो पॉइंट हमने न्यू माना है ये D है और इसके कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करने हैं। तो कैसे करते हैं कि हमारे पास अगर ये लंब है तो इट मींस ये दो पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करेगा, और अगर इक्वल डिवाइड करता है तो क्या करते हैं x2 प्लस x3 बाई 2
इसी तरीके से y2 प्लस y3 बाई 2। क्लियर? तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए डी के x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। अब हमें कहना है कि ये वाले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कहेंगे कि हमारे पास a और d है, इन दोनों की हेल्प से x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो आपके g के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, अगेन y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। और अगर आपके पास x1 x2 x3 है तो इनसे आपका क्या निकल जाएगा, x कोऑर्डिनेट निकलेगा। अगर आपके पास y1 y2 y3 है तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा y कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो यहां से त्रिभुज का केंद्रक आपने क्या कहा कि हमारे पास अगर 3 पॉइंट्स हैं x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3, तो आपका निकल जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि अगर हमारे पास इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र, उसके लिए क्या होगा, हम यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे एक ट्राइंगल जिसमें अगेन हम ए बी सी वर्टेक्स हमारे पास हैं, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 x2 y2 एंड c के x3 y3। देखिए यहां पर क्या बात कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, इसका मतलब है कि हमारे पास एक ऐसी लाइंस हैं जो कि हमारी इस साइड को बाइसेक्ट करेंगी। क्या है वो, हम कहेंगे अगर हमारे पास एंगल बाइसेक्टर लाइन है, दिस इज डी पॉइंट, तो बी डी क्या हो गई, एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? इसी तरीके से सी से अगर एंगल बाइसेक्ट करें तो हमारे पास मिलेगा एक पॉइंट, इट्स कॉल्ड ई, एंड ए को बाइसेक्ट करने पर हमारे पास एक पॉइंट मिलता है एफ। अब हमें ई डी और एफ ये 3 न्यू पॉइंट्स मिले हैं जो कि हमारी साइड्स को भी क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम कहते हैं पॉइंट हमें जहां पे तीनों लाइंस मिलती हैं वो आई पॉइंट है, और इस आई के ही मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं कि कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी तीनों लाइंस। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि अगर हमारी ए के सामने वाली जो साइड है वो लेंथ होगी ए, जो हमारी बी के साइड वाली लेंथ है सामने वाली, उसकी लेंथ होगी बी इस पूरे की, और सी के सामने वाली जो भी साइड है हमारी उसकी लेंथ होगी सी। तो हमारे पास आई के लिए फॉर्मूला क्या है, आई को हम कहते हैं कि हमारे पास ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। ये आपका फर्स्ट पॉइंट निकल गया। क्लियर? कोऑर्डिनेट में से हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, जितने हमने x1 x2 x3 का यूज किया है वहां पर हम यूज करेंगे y का, तो a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये आपके i के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगर आपको i के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो सबसे पहले आपको लेंथ पता होनी चाहिए कि कितनी लेंथ है साइड्स की, और दूसरा आपके पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए x के भी और y के भी। उनकी हेल्प से आप अपनी इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं जो कि एंगल बाइसेक्टर की हेल्प से हमें मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे त्रिभुज का अंतः केंद्र आपको पता चला, आपको सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पता चला, और आपने ट्राइंगल का भी एक स्पेशल फॉर्मूला सीखा। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि किस तरीके से इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आपके आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, और उसमें कहा गया है कि किसी समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष बिंदु हैं, इसी क्रम में लेने पर तो उसका चौथा शीर्ष क्या होगा। सबसे पहले हम चतुर्भुज बनाएं तो हमारे पास क्या मिलेगा, इस तरीके का कोई फिगर मिलता है। अब अगर हमारे पास सिर्फ 3 वर्टेक्स हैं तो हम कहेंगे ए बी सी डी। क्या है वो, A is 3 5
B is -5 -4, C is 7 10 एंड D हमें फाइंड करना है। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं। हमने लेट किया D के कोऑर्डिनेट्स x और y। अब हमें फाइंड करना है D के कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि हमारे पास विकर्ण भी होंगे जिसे हम डायगोनल बोलते हैं। अगर हमें इस फोर्थ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो क्या करें? हम देखते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट, ये जो वर्टेक्स है ये किसमें मान लेते हैं M पॉइंट है और ये मध्य बिंदु है, क्योंकि हमारा जो डायगोनल है वो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा ये दोनों लाइंस को। तो M अगर हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, इसके लिए हम कहेंगे कि हमारे पास जो AC है, AC का मध्य बिंदु बराबर होगा आपका BD का मध्य बिंदु। अब मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं? अगर ये 1:1 में इंटरसेक्ट कर रहा है M पॉइंट, तो कैसे निकालते थे कि हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए, दैट इज M, तो हम कहेंगे x2 + x1/2 एंड y2 + y1/2। यहां पर ये फॉर्मूला यूज करना है। हम कहेंगे x2 x1 क्या है? अगर हम बात करें A और C में तो 3 और 7 है, y क्या है 5 और 10। इसके लिए अप्लाई करें तो हमारे पास AC आता है, AC का मध्य बिंदु क्या आएगा 7 + 3/2, 5 + 10/2। हमने क्या निकाला? AC विकर्ण का मिड पॉइंट। क्लियर? अगर हम कहें BD के लिए तो BD के पॉइंट्स क्या होंगे? -5, x -5/2, y -4/2 बाय दिस फॉर्मूला। अब हम कह रहे हैं दोनों बराबर हैं, तो दोनों को रख दीजिए बराबर। कैसे रखेंगे? 7 + 3 10/2 इन 5/2, ये कोऑर्डिनेट बराबर होंगे आपके x -5/2, y -4/2 के। यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 और 15/2 इक्वल्स टू x -5/2, y -4/2। आपके 5, ये जो x है ये x के इक्वल होगा, ये y के इक्वल होगा। तो हमने कहा कि हमारे पास आई वैल्यू 5 इक्वल्स टू x -5/2 और दूसरी 15/2 इक्वल होगा y -4/2 के। इनको आपको सिंप्लीफाई करना है, दैट इज 10 इक्वल्स टू x -5 और x की वैल्यू हो गई 15। क्लियर? इसी तरीके से यहां पर 2 से 2 कैंसिल, 15 इक्वल्स टू y -4 एंड y इक्वल्स टू हो गया आपके पास 19। तो आपके पास x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 15 और 19। तो हमारे लिए जो D के कोऑर्डिनेट्स हैं, D के निर्देशांक क्या होंगे? 15 और 19, जो हमने माने थे x एंड y। यहां पर हमने जो D पॉइंट x और y के लिए यूज किया था, ये आपका क्या होगा? 15 और 19। तो आपने कैसे यूज किया भाई? हमारे पास AC और DB ये दो विकर्ण थे, डायगोनल्स थे। अगर ये डायगोनल्स थे तो आपस में किसी मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। उस मिड पॉइंट की हेल्प से हमने निकाला हमारे कोऑर्डिनेट्स। क्या किया हमने कहा AC के मिड पॉइंट होगा 10 और 15/2 और आपके पास जो सेकंड है उसका होगा x -5/2 और y -4/2। अगर ये दोनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों होंगे बराबर। तो 5 इक्वल्स टू x -5/2 के किया एंड देन 15/2 हमारा इक्वल हो गया y -4/2 के। और आपका आंसर क्या आया? x इक्वल्स टू 15 एंड y इक्वल्स टू 19। क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक त्रिभुज है ABC के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको गिवन है। इट मींस
सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना है और आपको क्या गिवन है, मिड पॉइंट्स। ये जो साइड्स हैं इनके मिड पॉइंट्स आपको गिवन है। तो हमने कहा ये जो D है ये है 1 1 कोऑर्डिनेट्स, E के कोऑर्डिनेट्स 2 -3 और F के कोऑर्डिनेट्स है 3 4। क्या कहा है, त्रिभुज ABC का केंद्रक ज्ञात कीजिए। अब हमने अभी पढ़ा था कि अगर हमारे पास त्रिभुज ABC का केंद्रक पता करना है तो G का फॉर्मूला था, क्लियर। लेकिन यहाँ पर हमें दिए किसके कोऑर्डिनेट हैं, D, E और F के। तो इसकी हेल्प कैसे लेंगे भाई, हमें निकालना तो ABC है, लेकिन हमें दिया क्या गया है, DEF दिया गया है। तो यहाँ पर एक चीज आपको मैं क्लियर करूं कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि हमारा जो इस ABC, AB का मिड पॉइंट है और AC का मिड पॉइंट और BC का मिड पॉइंट, ये आपस में अगर मिलते हैं बाय द लाइन, तो हमारे पास एक क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है। मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट DEF पॉइंट्स के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब हम कह रहे हैं कि अगर ये अंदर एक ट्राइंगल है तो ये भी एक ट्राइंगल था, अंदर भी एक ट्राइंगल बना, तो क्या इन दोनों के जो केंद्रक है, G पॉइंट है, वो सेम होगा, ऑलवेज सेम होगा। बिकॉज जो आपका ABC ट्राइंगल है वो इक्वल होगा DEF ट्राइंगल के केंद्रक के। तो हमें यही प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो करनी है कि ट्राइंगल ABC का केंद्रक बराबर होगा ट्राइंगल DEF के। क्लियर। तो यहाँ पर हमने इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले इन लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे EF DEF से। अब हमें ये तो पता है कि अगर हम DEF का सेंट्रॉइड निकालें तो हमें क्या मिलेगा, ABC का सेंट्रॉइड मिलेगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है G के लिए फॉर्मूला था x1 + x2 + x3 by 3 एंड y के लिए y1 + y2 + y3 by 3। इसकी हेल्प लेंगे। यहाँ पर क्या वैल्यूज देंगी भाई, G = x1 क्या है, x1 है 1 2 एंड 3, तो 1 + 2 + 3 अपॉन 3। y के लिए 1 -3 + 4 by 3। यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 5 + 1 6 by 3, 4 1 5 - 2 by 3। तो 2 और 2 by 3 आपके पास कोऑर्डिनेट्स आए, किसके लिए, आपके एंगल ट्राइंगल DEF के। और ये किसके बराबर होंगे, आपके ट्राइंगल ABC के केंद्रक के। तो यहां से आपको मिल गया ट्राइंगल ABC का केंद्रक 2 और 2/3 ही होगा, क्लियर। और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हमें सिद्ध करना हो कि ABC तथा D किसी आयत शीर्ष बिंदु है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर आयत की बात हो रही है तो इसकी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। ABCD, कोई भी आयत की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो ऑलवेज इक्वल होती हैं। इट मींस अगर AB की अपोजिट क्या है, DC है, तो ये आपस में इक्वल होंगी। और AD के अपोजिट क्या है, BC, तो ये आपस में इक्वल होंगी। और जो इनके डायगोनल्स होते हैं AC एंड DB, ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल। तो AC = हो जाएगा DB। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं इस कोऑर्डिनेट्स के लिए तो हम कहेंगे ये आयत के शीर्ष होंगे। तो सबसे पहले A के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 -1, B के कोऑर्डिनेट हैं 6 7 और आपके C के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 3 और D के कोऑर्डिनेट्स 8 और 3।
अब ए बी और डी सी फाइंड कैसे होंगे? भाई ए बी क्या है? एक साइड है। अगर हम कहते थे कि एक लाइन में दो पॉइंट्स के बीच की हमें दूरी फाइंड करनी है तो हम क्या लगाते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उसी की हेल्प लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी की हेल्प लेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट चेंज होते जाएंगे x के भी और y के भी अकॉर्डिंग टू हमारी साइड्स। तो ए बी के लिए ए बी हमें फाइंड करना है अंडर रूट x2 और x1 क्या होंगे? यहाँ पर ये x1 है, ये x2, सपोज कर लेते हैं ये y1 होगा और ये आपका y2। इस केस में 6 माइनस 0, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इज 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 0 6, 36 प्लस 8 स्क्वायर 8 इज 64 अंडर रूट 100 और आपकी इसकी वैल्यू आती है 10। सिमिलरली आपको BC किसके इक्वल दिखाना है? DC के, तो आप निकालेंगे DC अंडर रूट DC के लिए x2 x1 भी चेंज होंगे। यहां पर हम मान लेते हैं अगर हमें DC निकालना है दैट इज x1 x2 एंड y1 y2। तो हमारे पास y2 माइनस y1 है, तो -2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपके पास क्या वैल्यू आई? आपके पास वैल्यू है माइनस के 10 का होल स्क्वायर प्लस 0 एंड दैट इज 100 का अंडर रूट 10। क्लियर? अब हम कहते हैं हमें दूसरी प्रॉपर्टी देखनी है AD इक्वल्स टू BC। तो AD क्या होगा? AD एक लाइन है जिसके बीच का हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं AD। तो यहां पर कोऑर्डिनेट्स आपके अलग होंगे। अब देखिए AD की अगर बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये x1 x2 x1 y1 और ये x2 y2 होंगे। अब हम फिर से अप्लाई करेंगे 8 माइनस 0 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के अकॉर्डिंग 3 माइनस 1 इट इज 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 64 प्लस 4 का होल स्क्वायर 16 क्या हो गई वैल्यू? अंडर रूट 80 और दैट इज 4 अंडर रूट 5। क्लियर? क्योंकि 80 को आप अंडर रूट खोलेंगे 4 अंडर रूट 5। अगेन AD हमने फाइंड किया, BC फाइंड कीजिए। सिमिलरली BC फाइंड करने के लिए मान लेते हैं ये x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो x2 माइनस x1 -2 माइनस 6 -2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट -2 माइनस 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पर आपका 4 बचेगा 4 4 16 एंड अंडर रूट 80 इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 5। अगर हम यहां तक एनालाइज करें तो AB इक्वल्स टू AD है। आपकी जो AB और DC की वैल्यू है वो सेम है। AB भी 10 है और DC भी 10 है, तो ये दोनों आपस में सेटिस्फाई करते हैं कोई अपने रिलेशन को। अगर हम AD और BC की बात करें AD इक्वल्स टू BC होना चाहिए, यहां पर भी रिलेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब लास्ट हमें चेक करना है कि AC DB के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम कहेंगे हमें निकालना है AC इक्वल्स टू अंडर रूट AC के लिए आप क्या कहेंगे भाई A और C, तो यहां पर भी कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज होंगे। मान लेते हैं कि ये x1 y1 है एंड दिस इज x2 y2। क्या कहेंगे x2 माइनस x1, तो आपके पास -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और आपके पास अंडर रूट आता है 4 प्लस
16 एंड दिस इज 20, 20 को आप खोलते हैं 2√5। ठीक है, अब आप निकालेंगे लास्ट इज db, अंडर रूट db के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, तो यहां पर अपने कोऑर्डिनेट्स चेंज करते हुए हमारे पास db के लिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। क्लियर? तो यहां पर आपको कोऑर्डिनेट्स अरेंज करने हैं। आप कहेंगे x2 माइनस x1 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट 8 माइनस 6 2, इट इज 4 प्लस माइनस 4 एंड 4 का होल स्क्वायर 16, तो आपके पास वैल्यू अगेन 20 अंडर रूट में और इसकी वैल्यू 2√5। अब हमने देखा कि हमारे पास AC और DB ये भी आपस में जो रिलेशन है उसे सेटिस्फाई करते हैं। इट मींस हमने जो ये शीर्ष माने थे ये हमारे क्या है, आयत के शीर्ष हैं। तो हम कहेंगे अतः ABCD आयत के शीर्ष हैं। क्लियर? ये आपको समझ में आया? तो आपके इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इनसे रिलेटेड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।